back to Vadodara. ओके मैम, आपको आना चाहिए। और क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स की जरूरत है इस शहर को, स्पेशली खास करके गुजरात में। सो मैम, ये Okay. हमारा टीचर्स टॉक का मैम पॉडकास्ट है। और बेसिकली मैंने इनिशिएशन लिया कि मैं जितनी भी मैं टीचर्स को, मैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ एक बार इंटरेक्ट करूँ। क्योंकि हर टीचर मैम यूनिक है। किसी न किसी बच्चे को उसने पढ़ाया, या किसी भी लेवल तक वो बच्चा उनकी वजह से आगे गया है। लेकिन बहुत सारे नॉर्मल टीचर, हमारे आपके जैसे लोग, लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ अचीवमेंट के नाम पे हमारे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, शायद इसलिए। तो अगर मैं इस देश में देखूं तो बहुत 400 500 मैक्सिमम बहुत अच्छे टीचर होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा फेम किया होगा। लेकिन है तो लाखों, पढ़ाया तो Yes, sir. हमने है बच्चों को, लेकिन बहुतों ने हैं. जी, कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं आ पाता। तो सोचा कि हम इस चैनल के थ्रू, इस इनिशिएशन के थ्रू ऐसे टीचर्स जो हैं जिन्होंने काफी ज्यादा काम किया हुआ है, उनको हम सबके सामने लेके आए और धीरे धीरे उसको इनिशिएट करें। सो मैम, इस बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज के लिए आपने मुझे इतना लाइक समझा कि you also invited me for this particular session. Thank you so much. मैम, यू एक्चुअली डिजर्व दिस। और लकीली ये पहला दूसरा एपिसोड ही है, तो हमने सोचा कि देखें कि किस लेवल पे ये इंटरेक्शन जाता है। और मुझे लग रहा है कि मैम इस इंटरेक्शन से टीचर्स को भी बेनिफिट होगा, और खास करके बच्चों को भी बेनिफिट होगा। सो मैम, हम ये जो है सेशन शुरू करते हैं। तो मैम जनरली मेरा पहला सवाल आपके थोड़ा सा जो है एकेडमिक्स जो अचीवमेंट्स है उससे रिलेटेड है। तो प्लीज मैम थोड़ा सा आप शेयर करिए अपने एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन। Okay, sir. I'm Neha Khanna, as you all know, and I have done my master's in computer application. I have been into teaching line since 18 years, and I have been traveling to different cities since my husband is a defense personnel. So I have been going to very small cities as well and to big towns, big cities as well. जी So before coming to Delhi, where now I am working as an assistant professor in one of the management college, which is affiliated with Indraprastha University. जी And before that, I was there in Vadodara. The very first platform was given to me by AIM Education. Thank you so much, sir. जी And thereafter, I started teaching in one of the school, one of the good school of Vadodara. And thereafter, I was promoted as a principal in that particular school. So again, it was one of the feather in my hat and one of my greatest achievement. जी एक नए शहर में जाना, नए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना, इट वाज समथिंग आई थिंक कि इतने साल से जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बड़ों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये उनकी ब्लेसिंग्स और विशेस है जो मेरे साथ हमेशा रहती हैं और मुझे आगे और आगे ही बढ़ाती चली गई हैं. जी So this was I have been doing, and as a defense personnel wife, I have also doing a women empowerment program, and उसके लिए मैंने एक अपना जॉब रूट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया हुआ है, एंड जिसमें मैं अपना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाती हूँ बिकॉज आई एम सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड नर्सरी टीचर ट्रेनर एज वेल. मुझे लगता है कि आजकल हर नारी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। ना केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, जी बट एक अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई प्रोफेशन या किसी ना किसी क्रिएटिव काम के साथ जुड़े रहिए. एंड स्पेशली जब टीचिंग लाइन में आते हैं तो आप अपनी जिंदगी दोबारा, बचपन को दोबारा जी सकते हैं. जी छोटे से लेके बड़े तक आप अपने वो हसीन पल जो हम नॉर्मल जिंदगी में भूल जाते हैं या मिस करते हैं, अरे यार स्कूल में होते तो कैसे, हम दूसरे के जरिए जी सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्र विच इज जिसने मुझे अभी तक टीचिंग लाइन में रखा है. वो कहते हैं ना, फॉर एवर यंग रहने के लिए तुम टीचर बन जाओ. So every session you will have different batch. जी Every session you will have new teachers, you will have new friends, you will have new students. उनके साथ हर चैलेंज अलग होगा, जी हर चीज अलग करनी होगी. तुम्हारी टीचिंग भी तुम्हें कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, सो दैट जो
आज के बच्चे को जरूरत है उस तक आप वो चीज पहुंचा पाओ। ग्रेट। सो मैम, बेसिकली टीचिंग में तो आपने काफी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को यूज किया। सो मैम, इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो यही है कि एज अ टीचिंग, एज आपने हॉबी लिया कि नहीं नहीं मुझे ग्रेजुएशन के आसपास आपको समझ में आया था कि आपको टीचिंग ही करना है, या एकदम अल्टीमेटली आपको लगा कि ये बेटर ऑप्शन है एज अ हॉबी, एज अ, या फिर एज अ कैरियर? जी। सर आफ्टर ग्रेजुएशन, इनफैक्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ऑल्सो, जो सब्जेक्ट लोगों का बहुत कमजोर होता है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, विच वॉज मैथमेटिक्स। ओके, तो क्या बात। मुझे एक ऑफर आया था कि आप पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ एंड ऑल। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे समझ नहीं आता था कि मैथ से क्यों बच्चे डरते हैं या ऐसा क्या है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था एक फॉर्मूला याद करो और उसके बाद कोई भी सम निकाल दो, इंस्टेड ऑफ अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं या साइंस की तरफ जाऊं तो बहुत सारी चीजें मुझे याद करनी पड़ती थी। तो मुझे ये सिंपल लगता था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पे मैं बच्चों के साथ पढ़ा सकती थी, उनको पढ़ा सकती थी, उनको समझा सकती थी अपने तरीके से। तो मैंने वो चीज शुरू करी, टीचिंग वहां से मेरी शुरू हुई। एंड देन मेरी शादी तय हुई एक डिफेंस ऑफिसर के साथ। एंड तब सबने कहा कि हाँ, टीचिंग ही सबसे अच्छा बेनिफिशियल जॉब रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स तो उस वक्त इतने थे नहीं, और ये ऑनलाइन और ये सब वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर नहीं था उस जमाने में। सो आई हैव बीन, एक टीचिंग का मेरे पास ऑप्शन था, और उसके बाद फिर मैं इसी लाइन में ही कंटिन्यू रही। और मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा था इसमें, मतलब हमेशा मेरे लिए लर्निंग ही रही है। मतलब लोग कहते हैं कि हमने कॉलेज के बाद कुछ नहीं सीखा या हम कुछ नहीं सीख पाए, मुझे लगता है मैं आज दिन तक सीखती हूँ। जब मैं नए बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं सीखती हूँ, मैं किसी से नए बंदे से बात करती हूँ, किसी नई जगह पे जाती हूँ, तब भी कुछ सीखती हूँ। जो मैंने किताबों में पढ़ा था कि तुम्हारी लर्निंग जब तुम माँ के पेट में आते हो तब से शुरू हो जाती है और तुम्हारी डेथ तक कंटिन्यू रहती है। तो मुझे लगता है कि यस, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। सो मैम, इसका हम बोल सकते हैं कि आपकी हॉबी थी कि भाई टीचिंग करते हैं। इट इज अ हॉबी, और अब तो मेरा पैशन बन चुका है कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती मैं। तो मैम, अभी जो स्पेशली मैं बहुत सारे वर्किंग हाउसवाइफ, जैसे हाउसवाइफ खास में, और वर्किंग मैंने शब्द इसलिए यूज किया कि बहुत सारे जो लेडीज हैं जिनको लगता है कि घर से बाहर जाके हम काम नहीं करना चाहते, वो घर पे होम ट्यूशन शुरू कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पे एक्सप्लोर बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाय द चॉइस नहीं लिया, बाय द एडजस्टमेंट लिया हुआ है। ठीक है। अगर मैं आज देख रहा हूं तो मोस्ट ऑफ स्कूल्स में स्पेशली जो है मतलब जो है फीमेल स्टाफ बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम स्कूल में अगर मैं देखूं तो मैम, ऐसा क्या वजह है कि फीमेल स्टाफ ही जो है, स्पेशली फीमेल जो सेक्टर है स्पेशली टीचिंग को ज्यादा पसंद करता है, या उनको लगता है कि नहीं, शायद हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे? प्लीज आप इसको थोड़ा मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जी। तो एक तो कुदरत ने ही, आई थिंक, ये जो अंडरस्टैंडिंग दी है कि एक बच्चे के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं हम कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर लाइन विमेन ओरिएंटेड है थोड़ी सी। दूसरा, लोगों ने आजकल इसको एक करियर ऑप्शन इसलिए भी बना लिया है बिकॉज सर, इस पर्टिकुलर जॉब के साथ या इस पर्टिकुलर जो प्रोफेशन है उसके साथ आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। जी। आप अपने बच्चों के साथ भी यही काम करोगे, पढ़ाओगे उनको, उनके साथ आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रहे हो। बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि जो लेडीज बस सिर्फ करने के लिए करती हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये पल दोबारा आ जाएंगे। अगले साल नया बच्चा आएगा आपके पास, नया बैच शुरू होगा वो। बट जो बच्चा आपसे पढ़ के गया है या जो आपका एक स्टूडेंट है, उसकी जिंदगी में ये पल दोबारा नहीं आने वाले। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे आपका पैशन है या चाहे नहीं है, किसी मजबूरी से आपने ये करियर उठाया है, बट सिंस आप इस करियर में आ गए हो तो इसकी इम्पोर्टेंस समझ के इसके लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो चीजें आप करके, अपनी नॉलेज इनहेंस करके, अपना एक्सपीरियंस, जो भी किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन है वो हासिल करके आप इसको अपना पैशन बनाएं।
मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, बिकॉज हमारे लिए अगर हम इसको एक बिजनेस मॉडल या एक जॉब की तरह देखेंगे तो हमें ठीक है, सक्सेसफुल है या फेलियर है, दो चीजें हो सकती हैं। बट बच्चे के पास ये दो ऑप्शन नहीं है, एंड स्पेशली व्हेन यू नो यंग एज वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है। सो मुझे लगता है कि जो भी काम करो आप मन लगा के करो, ईमानदारी से करो। एंड इसको तो वैसे भी नोबल प्रोफेशन माना गया है, डॉक्टर्स की तरह ही हमने कोरोना में काम किया है। डॉक्टर्स उस तरफ थे, हम लोग हॉस्पिटल्स भी बंद नहीं हुए तो स्कूल्स को भी हमने बंद नहीं होने दिया। जी जी जी। सीख के कैसे भी करके, हम में से कितने लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, बट फिर भी हमने किसी भी बच्चे की एजुकेशन से खिलवाड़ नहीं किया। हमने किसी ना किसी रूप में कुछ भी नई टेक्नोलॉजी सीख के, किसी की हेल्प लेके, गाइडेंस लेके उस चीज को बेनिफिट बनाया। मुझे लगता है कि हमें इसी तरह का काम करते रहना चाहिए। सो वी मैम शुड ऑल्सो वर्क लाइक अ फ्रंट लाइन वॉरियर्स। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हाउसवाइफ्स अपने घर पे काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और सीरियस होके काम करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करिए। ऐसा नहीं कि बच्चे आपके पास पड़े हैं, बैठ गए हैं तो आपको है कि ठीक है 1 मंथ का तो इनसे फीस आ चुका है, या हमने पूरे सिलेबस कवरेज का फीस ले चुका है, अब हम देख लेंगे। बट वो जो एक कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करिए, जो आपने प्लान किया है बच्चे के लिए कि किस तरह से आप उसका प्रोग्रेस करवाएंगे, किस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे, किस तरह से एक उसका रूटीन सेट करवाएंगे, तो आप प्लीज वो करिए। अदरवाइज आप देखिए कि बच्चे की जिंदगी में ये पल दोबारा नहीं आने वाला। बच्चा स्कूल के बाद आपके पास आ रहा है, कई सारी ख्वाहिशें, खेलने वाली ख्वाहिशें, वो सब छोड़ रहा है, आपके पास आ रहा है, और आप भी अगर उसका टाइम वेस्ट करेंगे या आप उसको ऐसा कुछ फ्रूटफुल नॉलेज नहीं देंगे तो डेफिनेटली फिर फाइनली उसके पास, उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उम्मीद है कि मैम ये स्टेटमेंट सोल के मुझे लगता है कुछ लोगों तक तो जाएगा ही। लोग हमारी बात का बिल्कुल भी पॉजिटिव मतलब निकालेंगे तो शायद वो बच्चे का भला करेंगे। मैम जो मेरा थर्ड डेफिनेटली। क्वेश्चन ये है कि एज ए टीचर मैम आपने टीचिंग के साथ भी टीचिंग वाला तो काम स्कूल में फुल फ्लेज किया है, साथ में आप प्रिंसिपल भी बने। सो मैम मुझे दो डिफरेंस बहुत क्लियर सबको ये समझानी है कि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं तब। क्लास के अंदर चैलेंजेस होता है कि बच्चे को किस तरह से कंट्रोल करना है, बच्चे को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है, उसका अटेंशन अपनी तरफ बनाए रखना है। जी और मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी आपको। अगर आप कुछ भी बच्चे के फायदे वाली चीज बच्चे को बता रहे होंगे, बच्चे को फ्री नहीं छोड़ेंगे, बच्चे को कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ काम करवा रहे होंगे, तो बच्चा आपकी क्लास में अटेंटिव रहेगा, बच्चा आपकी तरफ 100% अटेंशन देगा, आपकी बात को समझेगा, आपकी बात मानेगा। जी बट अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे, आप अंदर से ही बस आप सिर्फ इस मतलब से गए हैं कि कि क्लास में गए हैं और बस पढ़ा रहे हैं, भले ही सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो वहां पे जो कनेक्शन है एक स्टूडेंट का और टीचर का, जो एक रिलेशन है, अगर वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सर अगर हमें जूम मीटिंग का कनेक्शन टूट गया तो जी मैं और आप कैसे बात करेंगे, है ना? जी जी तो हम एक दूसरे से बात एक जरिया, एक कनेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन एक टीचर को स्टूडेंट के साथ बिठाना बहुत जरूरी है। एंड मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इतना मैनिपुलेट और इतना मोल्ड करने की जरूरत पड़ते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छे सीधे सादे से बच्चे होते हैं, और उनको जरा सा भी आप लव, अफेक्शन, एक सिक्योरिटी अगर उनको दोगे कि हाँ बेटा आपको अगर ये चीज नहीं आ रही, एंड स्पेशली विद मैथमेटिक्स, जी टीचर्स क्या करती हैं, टीचर्स अपने आप को समझ के बोर्ड पे जो सम्स हैं वो करवाती हैं, पर मुझे लगता है कि उनको उस तरह से करवाना है कि सामने जो आपके बच्चा बैठा है उसकी क्या एज है, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी मेच्योरिटी है, कितना लर्निंग है उसके अंदर ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस का, उसके हिसाब से सबको समझाना चाहिए। तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, सब कंफर्टेबल जाता है। सेम चीज अगर आप क्लास से बाहर आ जाते हो, वहां पे भी आपको
जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर तो आपको टैकल करना ही करना है। एज अ प्रिंसिपल आपको अपने स्टाफ और अपने टीचर्स को भी ध्यान में रखना है। तो उनके सामने भी आपको एक मोटिवेटेड लीडर की तरह काम करना है, आपको एक इंस्पायरिंग लीडर की तरह काम करना है। आप जब खुद अच्छा काम करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा काम करेगा। सो मैम आपको जी, सो मैम इसमें कभी ऐसा हुआ है कि वैसे मैम ये जनरल सा सवाल है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने कंप्लेन की हो और क्लास के बाहर वो बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गया और पेरेंट के साथ? मान लीजिए किसी बच्चे ने कंप्लेन करी कि ये आपके नहीं किसी भी केस में आ सकता है, तो उस केस में प्रॉब्लम जो हुई वो क्लास के अंदर हुई, सोल्यूशन क्लास के बाहर देना है या एज इट इज प्रॉब्लम को रहने देना है। तो उस केस में मैम ऐसे चैलेंजेस को हम कैसे फेस करते हैं कि बच्चे ने कंप्लेन करी, अब या तो आपके पास होगा वो एज अ टीचर या वो किसी सीनियर के पास जाता है जनरली, और आज ये हो रहा है, बच्चे जो है टीचर की कंप्लेन प्रिंसिपल को या उससे हायर अथॉरिटी को किसी न किसी वजह से कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आजकल पेरेंट्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस तरह की जंग लड़ने में कि देखो ये ऐसा हुआ है और हम कंप्लेन। अच्छा, ये बहुत कम लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग जो है टीचर की कंप्लेन नहीं करते, लेकिन जो कुछ लोग हैं एकदम एग्रेसिवली उसको डील करते, नहीं नहीं आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने मेरे बच्चे का ऐसे मार्क्स क्यों काटा, आपने क्लास में इसको क्यों डांटा। ये जब चैलेंजेस मैम क्लास के बाहर आते हैं तो मे भी सॉल्व हो जाते होंगे। ये सर मुझे लगता है इसका भी जो सबसे अच्छा और आसान और एकदम 100% रिजल्ट देने वाला जो तरीका है वो है कम्युनिकेशन। आप बच्चा जब आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए, आप उसकी बात समझिए। माइट बी वो किसी और टीचर की आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रहा है या आपकी ही शायद लेकर आ रहा है, तो आप उसको एज अ फ्रेंड सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आती हूँ, अगर आप मुझे डांट दोगे, सुनोगे ही नहीं, मेरा रीजन ही नहीं सुनोगे, तो डेफिनेटली आप मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को समझना है, सुनना है, फिर समझना है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को काउंसिल करना है। अगर आपको लगता है कि जो बच्चा कंप्लेंट लेकर आया है वो सही में ही वैसा ऐसा कुछ हुआ होगा और आप उस चीज की इंक्वायरी करिए, आप आगे पीछे, और उस वक्त बच्चे को कंफर्टेबल करिए, सिक्योर करिए कि ठीक है, यू हैव कम टू द राइट पर्सन, डेफिनेटली आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर बच्चे को डांट के भगा देंगे कि नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो वो जो मन में उसकी बात है वो मन में ही रह जाएगी। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम वो बच्चा उस चीज के लिए याद करता रहेगा। एंड जब भी आपके दिमाग में सोचिए एक टेंशन होता है, तो आप अपना 100% अटेंशन अपने काम में नहीं लगा पाते। तो सेम अगर बच्चे के दिमाग में कोई टेंशन रहेगा तो बच्चा अपना 100% जो स्टडीज है उसमें दिमाग नहीं लगा पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बच्चे की प्रॉब्लम को सुनिए, आप सिर्फ सुनेंगे ही ना तो उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे के दिमाग में यही होता है, लोगों ने भी यही बोला होता है, अरे ये लोग सुनते नहीं है, ये सब ऐसे ही करते हैं। तो उसके बहकावे में आके बच्चा जिस तरह से आता है आपके पास, तो उसको लगता है कि ये सुनेंगे नहीं, ये मुझे कोई सोल्यूशन ही देंगे, तो वो भी एक फाइट मोड में आता है। तो आप आराम से सुनिए, आप उसको ये कॉन्फिडेंस दीजिए, ये सेटिस्फेक्शन दीजिए कि डेफिनेटली यू हैव कम टू द राइट पर्सन एंड डेफिनेटली विल लुक फॉरवर्ड, विल लुक इनटू द मैटर, विल ट्राई एंड रिजॉल्व इट, एंड आपको इसके आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो हम उस चीज को देन एंड देयर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुई बच्चे की बात। सेम इज विद योर पेरेंट्स एज वेल। पेरेंट्स जब आपके पास कंप्लेंट लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक इनसिक्योरिटी होती है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उनको लगता है, माइट भी मेरे पास कई बार ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो किसी ना किसी प्रोफेशन में है, कामकाजी है, तो उनको हार्डली टाइम मिलता है अपने बच्चों पे ध्यान देने का। बट सिंस वो वर्किंग है, उनको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी वजह से कुछ भी सफर नहीं करना चाहिए, मेरे बच्चे को भी नॉर्मल बच्चे की तरह सब मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं उनका गिल्ट होता है। तो छोटी छोटी बात को लेके वो आपके पास आ सकते हैं, थोड़ा सा भी उनको जो भी चीज डिस्टर्बिंग लगेगी वो आपके पास आ सकते हैं।
आप उनकी भी बात पूरी सुनिए, उनको भी पूरा सेटिस्फाई करिए, उनकी पूरी बात सुन के उनकी बात का जो भी सोल्यूशन आपको लगता है वो दीजिए। उनको किसी टीचर से प्रॉब्लम है, आप उनका कम्युनिकेशन करवाइए। बट पेरेंट्स का इंसल्ट करना, बच्चे का इंसल्ट करना, या मैं कहूंगी कि एज अ प्रिंसिपल किसी टीचर को अपने रूम में बुला के उसका भी इंसल्ट करना कहीं भी कायदे की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगी। सो बेसिकली आप जिस चेयर पे बैठे हो, आप उस रिलेशन को ब्यूटिफाई करने के लिए बैठे हो। वो जो ब्यूटीफुल सा रिलेशन है एक स्टूडेंट और टीचर का, उसको स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए बैठे हो। बाय चांस अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है या टीचर से मे बी सम, आजकल बहुत प्रेशराइज रहते हैं। एक टीचर, आपने लास्ट अपने इंटरव्यू में बोला था सर, एक टीचर आजकल सिर्फ टीचर की जॉब नहीं कर रहा, एक एडमिन की जॉब कर रहा यही कर है रहे ना। हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर, मेरा भी प्रेशर होगा एज अ प्रिंसिपल, मैं भी बोल रही हूँ कि ये टारगेट कंप्लीट करना है, ये टारगेट कंप्लीट करना है। वो जी ऑटोमेटिकली दूसरी टीचर से भी सेल्फ कंपटीशन में होगी कि यार उसका सिलेबस हो गया, फलाने सेक्शन के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो टीचर से। तो मुझे लगता है दोनों को आमने सामने बिठा के बात करनी चाहिए। नॉर्मल सर, हमारी इंडियन फैमिलीज जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें घर का बड़ा क्या करता है, जी जी। लड़ाई को और नहीं बढ़वाना, वो लड़ाई को, जो भी लड़ाई करने वाले दो लोग होते हैं उनको आमने सामने बिठा के क्या करता है, रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली आपको रिजॉल्व करना है जो भी प्रॉब्लम आपके पास मैम आई। देखिए, एक एक जनरल प्रॉब्लम जो मैं भी फेस करता हूँ या मैक्सिमम टीचर फेस करते होंगे, कि जब आप क्लास में बच्चे के साथ थोड़ा ओपन होते हैं तो कोई ना कोई बच्चा एक क्लास में जरूर ये बोल देता है दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, अरे सर वो उस मैम का समझ में नहीं आता, स्कूल वाले सर का कुछ समझ में नहीं आता। तो उस केस में एक जेन्युइन आंसर बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए जहां पे टीचर की भी रिस्पेक्ट बनी रहे और बच्चे को भी बुरा ना लगे? आपको उसको आराम से समझ, हाँ, आपको उसको यही समझाना है कि बच्चे, हर एक का तरीका अलग होता है, जी पढ़ाने का भी अलग होता है और समझने का भी अलग होता है। जी ऐसा नहीं है कि सर गलत समझा रहे हैं। उनकी क्लास में, उन मैम की क्लास में भी कई बच्चे हैं जिनको समझ आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। तो माइट भी कि आपको वो वाली चीज नहीं। अब हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, होटल्स पे जाते हैं, वी ऑर्डर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जी पर जरूरी नहीं है हमें सारी चीजें अच्छी लगे, हमें कोई एक चीज अच्छी लगती है। बट शेफ ने हर चीज की उतनी ही मेहनत करी होती है। जी बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट इज द थिंग। सो मैम, एज अ प्रिंसिपल वाला तो देखिए, बहुत ऐसे चीजें होंगी कि जैसे बहुत लोग पसंद करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। सो मैम, टीचिंग में भी ये कंपटीशन कि अगर मैथ्स के दो टीचर हैं कि स्कूल में, तो बहुत रेयर मैंने देखा है कि दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जनरली लोग अच्छा बनने के चक्कर में एक दूसरे को जो डोमिनेट करते हैं, स्पेशली टीचिंग वाले में, और बैक बिचिंग जो आजकल बहुत चल रही है, वो एक टीचर की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि मैम, अगर टीचर हेल्दी नहीं है या हेल्दी स्टेट में नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, तो वो क्लास कैसे ले पाएगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट अच्छी क्लास कैसे ले पाएगा, और शायद अच्छे मार्क्स या अच्छे डिलीवरेंस कैसे दे पाएगा। तो ये चैलेंजेस मैम एज अ टीचर की लाइफ में बहुत ज्यादा है। देखिए, सैलरी वैलरी के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कहीं और जाना होता है कि भाई वो चीज है। एक तो टीचर लोगों को ये जेन्युइनली समझना चाहिए कि कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मिड टर्म में बच्चों को छोड़ के ना जाए। एक बेसिक एथिक्स रखें। डायरेक्टर या ओनर या ट्रस्टी या गवर्नमेंट के साथ लड़ाई, गवर्नमेंट में तो चलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल है उसमें आपकी लड़ाई जो है टेक्निकल लेवल पे प्रिंसिपल के साथ होगी या ट्रस्टी के साथ होगी, ड्यू टू द फाइनेंस। तो बहुत सारे लोग जो बिना शॉर्ट नोटिस के अचानक सडनली छोड़ के चले जाते हैं, और वो जो बच्चे सफर करते हैं वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। आप 2 महीने ट्रू। लॉस चला लो, कितने का नुकसान हो जाएगा आपको? ऐसा तो है नहीं कि आपको 20 पे कर रहा है तो कोई आपको 1 लाख देना शुरू कर देगा। थोड़ा ही आपका डिफरेंस मिनिमम स्टेज पे होगा। तो डिफरेंस आए। टीचर्स को इतना जरूर समझना चाहिए कि मिड टर्म पे ना छोड़ के जाए, बेसिक अपनी आत्मा के संतोष के लिए ये वो काम वो जरूर करें कि पूरा एकेडमिक ईयर निकाल लें।
और Exactly. कभी कभी मैम क्या होता है, लोग पहले ही बता देते हैं हम छोड़ के जाने वाले हैं, उसके चक्कर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। सो खैर मैम, अब हम्म। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो यही है कि जब भी ये बैक बिचिंग पीछे होती है तो एक टीचर के मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है, और बट ऑब्वियस है कि फिर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं होगा। इसको टीचर्स कैसे टैकल्स करें? सर मुझे लगता है कि बैक बिचिंग और ये वाली जो चीजें हैं, ये इसलिए शुरू होती हैं कि कोई ना कोई हायरार्की में जो ऊपर बैठा है, जी उसको वो कान रस है। जी उसको मतलब अगर मैं सपोज आपके पास आती हूँ सर, साथ वाली टीचर की कुछ कंप्लेंट लेने के लिए, तो अगर आप नहीं सुनेंगे, जी आप उस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो मैं एक दो बार ट्राई करूंगी, फिर मुझे समझ आ जाएगा कि ठीक है, अभिषेक सर डजंट गिव ईयर टू सच थिंग्स, और मुझे लगता है कि वो पसंद नहीं करते ये सब सुनना, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट आजकल क्या हो गया है ना सर, कि प्रेफरेंसेस बढ़ गए हैं। मतलब अगर मैं सपोज किसी सीट पे हूँ, किसी ऐसी हायरार्की में किसी ऊपर वाली सीट पे हूँ, तो मुझे लगेगा कि मेरे नीचे जो काम करने वाले हैं वो इस तरह के हों जो बस मेरी बात सुने। जी दे शुड बी लाइक पपेट्स टू मी। जी तो वो लोग क्या करेंगे, अब पपेट्स बनेंगे। पपेट्स जनरली आई हैव सीन, उनका कोई भी वजूद नहीं होता, उनकी कोई भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि जो नॉलेजेबल वाला बंदा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होता है सर। जी जी उसका कॉन्फिडेंस आप नहीं तोड़ जी सकते। जी ठीक है, उसको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं, जी सारी दुनिया भी अलग हो जाएगी, प्रिंसिपल भी अलग हो जाएगा, हम्म, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो मैं कर लूंगा। बट अगर ऊपर सीट वाला अगर पिचिंग कर रहा है, तो नीचे पूरा स्टाफ पिचिंग करेगा, तो ऊपर जो लीडर बैठा है उसको हम समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या जब उसका सिलेक्शन करें तो इस तरह के बंदे का करें कि वो सबके लिए इक्वल इंटरेस्ट या प्रेफरेंस रखे, किसी के लिए अफेक्शन ज्यादा ना दिखाए, सारे स्टाफ उसके लिए इक्वल होने चाहिए। जी एक दो बार वो जो टीचर्स उसके पास आ भी रहे हैं दूसरे टीचर्स की कंप्लेंट लेके, उस चीज को हेल्दी वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उस चीज को ज्यादा बढ़ावा ना दे। वो कहते हैं ना सर, आग को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए, जी एक तो जी वो बढ़ती है। जी वो आग तो बढ़ेगी, आग सिर्फ टीचर्स के बीच में नहीं बढ़ेगी, उससे क्लासरूम जलने में वाला जाती वो स्टूडेंट होगा, वो स्टूडेंट होगा जो जलेगा। है। मैम बेसिकली क्लास में टीचर जाता क्या ही होगी। नहीं है। अगर आपका बाहर एग्जैक्टली। तो आप अच्छे स्टेट में क्लास में गए ही नहीं। हम ऐसा समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली। क्लास के अंदर परफॉर्मेंस है। मैम मुझे लगता है क्लास के बाहर आपको 4 गुना प्रेशर और लेना होता है, जो बहुत मुश्किल से, जैसे ही आप घुसे, कोई इंटरेक्शन गलत हो गया, पहली क्लास है, बच्चे अच्छे मूड में हैं, अब आप या तो आप भगवान बुद्ध बन जाइए कि छोड़ दीजिए बाहर क्या हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, उसका पूरा इम्पैक्ट मैम होता क्लास नहीं है। में पड़ता है। जी जी। तो मैम बेसिकली बोलना यही चाहिए कि टीचर्स को एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हाँ हेल्दी इन्वायरमेंट रखें वर्किंग प्लेस पे। वर्क प्लेस पे आए हैं, वर्किंग करो आजकल। सर आप खुद देखिए, मैंने कई सारे मैनेजमेंट्स वगैरह में मैंने ये चीज एक मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने हमें रखा है तो उसको काम तो करवाना है, बट थोड़ी मतलब टीचर्स भी कुछ थोड़ा समझे और थोड़ा मैनेजमेंट भी समझे कि जो 8 घंटे बंदा, 6 से 8 घंटे आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, तो वो वापस जाएगा अपना घर गृहस्थी संभालेगा, या जो भी उसके पर्सनल वो है वो करेगा, तो वो फ्रेंडशिप कहाँ करेगा। जी 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 तो जिन लोगों के बीच में वो 8 घंटे उसी के साथ वो अपना सुख दुख शेयर कर सकता है ना, मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी बैलेंस करके चलना चाहिए। तो जी मैनेजमेंट बहुत ही टाइट रखते हैं कि नहीं आप दोस्ती नहीं कर सकते, आप कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो कहते हैं ना जैसे बच्चों पे भी अगर आप ओवर कंट्रोल रखोगे, जी तो वो क्या होगा, ओवर कंट्रोल करने से वो बच्चा आपसे झूठ बोलने लगेगा, वो बच्चा वो चीज करेगा तो जरूर। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो आप उसी तरह के रूल्स बनाइए जितने रूल्स फॉलो हो सके। जी जबरदस्ती एक्स्ट्रा रूल्स बनाने से वो रूल्स टूटेंगे, चाहे ऐसे चाहे वैसे। जी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि बीइंग अ लीडर, बीइंग एट अ मैनेजमेंट पोजीशन, आपको ये सारी चीजें हैंडल करनी है। थोड़ी सी चीजें आप अगर नजरअंदाज कर दोगे तो नीचे सब सेटल हो जाएगा। इसका मतलब मैम अगर हम इस पूरे इंटरव्यू का समअप करें तो एक टीचर का मेंटल स्टेट, मुझे कभी भी लगता है कि अगर घर बहुत पे कुछ जरूरी। प्रॉब्लम हो भी जाती है ना,
अगर उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है ना, तो वो वहां पे आके घर की बातें भूल जाता है। मैंने मैक्सिमम ऐसा महसूस एग्जैक्टली। किया है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर वो लोग थोड़ा भी स्कूल से स्पेशली, और खास करके मैम जैसे कि आपने बोला कि इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाना चाहिए, तो अगर साइकोमेट्रिकल टेस्ट जैसे हम स्टूडेंट का लेते हैं, एक टीचर का भी एग्जैक्टली। इंटरव्यू में हो जाए कि जिससे हमको उसके नेचर के बारे में थोड़ा पता चले, या टॉप मैनेजमेंट को या एचआर को, कि जिससे वो थोड़ा सा हैंडल कर पाए। और हम्म। टीम को या टीचर्स को मैम ये जरूर समझना होगा कि ये जो क्लासरूम के बाहर वाली प्रॉब्लम है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसमें तो आपको हम्म। लड़के आगे निकलना ही पड़ेगा। वर्स्ट केस में आप छोड़ के हम्म। चले जाएंगे उस ग्रुप में, फिर कहीं और जाएंगे, कहीं और चैलेंजेस आएंगे मैम। उससे तो आप जी। चैलेंजेस तो कभी आपकी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, टीचर को थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मेंटल स्टेट बना के रखना होगा कि यहाँ कुछ अलग तरीके का होगा। आप उस ग्रुप से दूर रहिए, काम पे ध्यान दीजिए, जो एक्टिविटी है उसको फॉलो करिए, और कोशिश करिए कि कोई भी प्रॉब्लम क्लास के अंदर ना जा पाए। और स्पेशली मैम वही है ना सर, आपने हर मैनेजमेंट आपको टारगेट देता है, आपसे लेसन प्लान बनवाता है, सब कुछ करता है। सो एवरी टीचर नोज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, बट देन अगेन अगर आप हर चीज का माइक्रो मैनेजमेंट करने लग जाओ कि 2 मिनट टीचर पानी पी रही है तो क्यों पी रही है, तो वहां पे चीजें क्या है, बदलने लग जाएंगी, वहां पे चीजें खराब होने लग जाएंगी। तो उस तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जी। आप पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो टीचर को, आपको काम लेना है, ये आपका काम है, आप लीजिए। बट उसकी पर्सनल स्पेस में आप जैसे ही घुसने की कोशिश करोगे तो वो चीजें खराब करने की कोशिश करेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके स्कूल, आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, आपके जो बच्चे हैं वो। एंड मैनेजमेंट को जो अपना गोल है, अपना जो सपना है, जो ड्रीम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो अपने स्टाफ के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करना चाहिए। जी। 100% लोग नहीं मानेंगे, बट 80% लोग मानेंगे कि क्या चीज है, क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल होगा। बिकॉज जो आपका सपना है सर, जब तक आप नीचे अपने स्टाफ को नहीं बताओगे, तो आप किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे होगे, वो किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे होगे, जबकि आपका और उनका जो सपना है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेम होना चाहिए। सो टॉप लेवल से अगर चीजें, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो अगर सही स्ट्रीमलाइन फ्लो होंगे, मुझे नहीं लगता कि नीचे प्रॉब्लम आएगी। सो मैम अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन स्पेशली टीचर्स के लिए, कि मुझे लगता है कि हर टीचर को समय समय पे काउंसलिंग लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए क्या, क्योंकि आजकल टीचर्स मैम अपडेट होना कम हो चुके हैं। उनको लगता है कि जो उनको पहले से आता था उसमें आज दुनिया चल रही है। लेकिन अगर ये लोग 6-7 महीने के अंदर या साल में कम से कम 1 या 2 ऐसा फन क्लास, या फिर सच काइंड ऑफ लाइक बिहेवियरल ट्रेनिंग, या कोई काउंसलिंग अच्छे से हो जाए, तो शायद मुझे लगता है टीचर्स हर 3-3 महीने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साल में भी 2-3 बार हम्म। होता है मैम, तो शायद मुझे लगता है टीचर क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर वाले चैलेंजेस को अच्छे से निपटा पाएंगे। सो अगर नेहा। ऐसा हो जाए सर, तो आजकल के टीचर पहले वाले गुरु बन जाएंगे। यस मैम, और टीचर और गुरु के बीच का डिफरेंस मैं बहुत लंबा मानता हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा। गुरु मैम सदी में एक बट आध बनते हैं, टीचर तो सब हैं आज के दिन में। क्योंकि हम मैम जिससे भी हमको सीख लेते हैं वो हमारे लिए टीचर हो जाता है। लेकिन गुरु वाला फॉर्म अलग है, क्योंकि अभी मैंने हमारा कुछ दिन पहले मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने टीचर और गुरु वाला थोड़ा समझाया था। खैर, सो नेहा मैम, थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे जुड़ी। और उम्मीद है कि ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक जाएगा, और जिससे कुछ ना कुछ लोग सीखेंगे। एंड आई ट्राई कि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस और करता रहूं, और आपका एक और सेशन हम करेंगे स्पेशली स्टूडेंट्स के जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं मैम उस पे। सो डेफिनेटली सर, एनी टाइम। सो मैम, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। थैंक यू मैम। बाय थैंक मैम। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय सर। बाय मैम, टेक केयर।